हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। आज हम लोग जो है ना वन शॉट करने वाले हैं, बिल्कुल एक एक। अब तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए मेरे भाई, आप इस क्लास को पूरा का पूरा देख लीजिए। आपका एक एक पॉइंट मक्खन की तरह दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 है हमारा। ये चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा वाला चैप्टर है। अब सीधे दिमाग में ठोकेंगे। अगर आप अभी तक कुछ भी इस चैप्टर 3 में नहीं पढ़े हो तो आप इस क्लास को पूरा अटेंड करना। पूरी शिद्दत से हम मेहनत करके लाए हैं, आपको कुछ ना कुछ इसमें रंग दिखेगा। चलिए स्टार्ट करें। एक एक पॉइंट के बारे में सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं वन शॉट। आइए सबसे पहले क्या मेरे भाई देखिएगा, चैप्टर 3 जो है, थोड़ा सा हम पेन को सही कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप चैप्टर 3 को पढ़ना शुरू करोगे ना, चैप्टर 3 का नाम आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, मिथिलेश सर का तांडव। आज होने वाला है रियल तांडव। जरा बने रहना एंड तक। क्लास को जरा दबा के शेयर कर दीजिए तो अपने दोस्तों में। एक बार सब कोई दबा के क्लास को शेयर करके आओ तो जरा फटाफट। चलो सबसे पहले अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो अनुगमन वेग याद रखना मेरे भाई, जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ गतिशील होते हैं। और इसी निश्चित वेग को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। सपोज हमारे पास कोई चालक है मेरे बच्चों, सपोज ये कोई एक चालक है और इस चालक में जो है क्या कर दिया है, कोई जो है विभवांतर आरोपित कर दिया है। क्या कर दिया है? विभवांतर आरोपित कर दिया है। तो विभवांतर आरोपित करने के बाद इस चालक में होगा क्या, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाई जाती है ना मेरे लाडलो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में और निश्चित वेग के साथ गतिशील होते हैं। इसमें जो है जो Vd होती है, अनुगमन वेग होती है, यही इसका जो है इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहा है ना मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निश्चित दिशा में और निश्चित वेग के साथ गतिशील होते हैं। और इसी निश्चित वेग को हम क्या कहते हैं मेरे लाडलो, तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो यहां से Vd इक्वल टू फॉर्मूला भी एक निकल कर आता है जो कि ध्यान रखना है। क्या होता है Vd इक्वल टू फॉर्मूला, तो E कैपिटल E बाय M इंटू टॉर्क, ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंप्लीट हुआ? यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है कि आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को, समय दर को हम क्या कहते हैं, समय दर को ही हम क्या कहते हैं, समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। कितना छोटा छोटा डेफिनेशन है। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब गुरुजी आवेश प्रवाह की समय दर अर्थात विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे भाई, तो I से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज हम बोल सकते हैं कि I इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा, आवेश बट्टा में T हो जाएगा। आवेश बट्टा में T हो जाएगा विद्युत धारा का फॉर्मूला। क्लियर है? तो आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें देखिएगा इसका SI मात्रक हम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे इसका SI मात्रक पूछ लेना, SI यूनिट अगर पूछ लेगा आपसे, तो आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। नीचे क्या है समय, तो समय का सेकंड हो जाएगा।
तो कूलाम प्रति सेकेंड भी इसका एसआई मात्रक होता है, और यही हमारा जो है 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो इसको जो है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है हम बोल सकते हैं कि एम्पियर भी होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो गया मेरे लाडलो, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो गया, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो गया, वो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, अब एम्पियर लिख देना है। क्या लिख देना है? एम्पियर लिख देना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगर एम्पियर ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, तो आपको क्या बता देना है, उसके जगह पे आपको बता देना है कूलाम प्रति सेकंड, आपको बता देना है। क्लियर है? उसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ सम फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं। देखिएगा, विद्युत धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग किसके? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब विद्युत धारा के अंदर रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने होते हैं, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो मेरे लाडलो अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है विद्युत धारा। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा अदिश राशि कैसे होता है, तो आपको बताना है कि क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है या नहीं करता है। इसे साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा अदिश राशि होता है क्योंकि यह जो है क्या करता है? सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। इसको जो है साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, सैद्धांतिक धारा। दो धाराएं होती है, एक को बोला जाता है सैद्धांतिक धारा और दूसरे को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक धारा। तो सैद्धांतिक धारा किस दिशा में चलती है? तो उच्च विभव से सैद्धांतिक धारा की जो दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक धारा होता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक धारा की जो दिशा होती है वो निम्न विभव से लेकर के उच्च विभव की ओर में होती है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विभवांतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण होता है। विभवांतर के कारण होता है। क्या होता है विभवांतर के कारण? तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है किसके कारण से होता है? तो विभवांतर के कारण से होता है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है मेरे लाडलो, ऐसी धारा जो बहुत ही कम समय के लिए प्रवाहित हो उसको कौन सी धारा बोला जाता है? तो क्षणिक धारा बोला जाता है। इसका मान आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो क्षणिक धारा का वैल्यू होता है, क्षणिक धारा का वैल्यू कितने क्रम का होता है? 10⁴ एम्पियर के क्रम का होता है क्षणिक धारा का वैल्यू। यह आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्षणिक धारा का जो मान होता है, क्षणिक धारा का मान कितने क्रम का होता है? तो आपको बताना है 10⁴ एम्पियर के क्रम का मान जो है क्षणिक धारा का होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखना है मेरे शेर शेरनियों। क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि मानव शरीर में जो है, किसमें? मानव शरीर में 1 माइक्रो एम्पियर, कितने माइक्रो एम्पियर? 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का जो धारा है, इतने क्रम का धारा जो है प्रवाहित होती है। किसमें? मानव शरीर में। मानव शरीर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव शरीर में कितने क्रम का धारा प्रवाहित होता है, तो आपको बताना है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बोलने का क्या तात्पर्य है? तो 1 माइक्रो एम्पियर में जो है 10⁻⁻⁶ एम्पियर होता है। या तो आपको ऑप्शन में ये दे देगा, या तो ऑप्शन में लिखा रहेगा कि 1 माइक्रो एम्पियर के क्रम का धारा जो है मानव शरीर में प्रवाहित होता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? घरेलू उपकरणों में जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है वो कितने क्रम का होता है?
तो ओनली 1 एम्पियर के क्रम का जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसमें, घरेलू उपकरणों में। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट में अपने पास आता है क्या, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है। जो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है इसका क्या तात्पर्य है, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, देखिए किसी चालक के सिरों पर आरोपित एकांक विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के, कोई भी चालक है, मान लीजिए हमारे पास ये चालक है, तो किसी चालक पर जो है, किसी चालक के सिरों पर, इसके सिरों पर जो है आरोपित एकांक विद्युत क्षेत्र के संगत इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, अर्थात मोबिलिटी जो गतिशीलता है, गतिशीलता इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, यहां पे लिखा हुआ है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग का क्या सूत्र हो जाता है, अनुगमन वेग को हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एकांक विद्युत क्षेत्र, किसी एक एकांक, एक जगह पे एकांक विद्युत क्षेत्र मतलब कैपिटल E, और यही हमारा दोनों को डिवाइड करने के बाद जो निकल कर आएगा वो हमारा मोबिलिटी निकल कर आ जाता है। इससे जो है कई सारा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ये सूत्र पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि गतिशीलता निकालिए, अभी इस पे जो है न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। इस पे आपसे पूछा जाता है कि गतिशीलता, किसी भी कण का गतिशीलता बताइए, कितना वो गतिशील है। तो आपको इस वाले फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। आपको अनुगमन वेग दिया रहेगा और साथ ही साथ आपको विद्युत क्षेत्र भी दिया रहेगा। बताओ क्लियर हुआ, यस या नो। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला जो है मेरे बच्चों, अगला आता है हमारे पास क्या, कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, जो विद्युत धारा है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, उस संबंध का जो है फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम आप लोगों को कल भी बताए थे, I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे हम। यही क्या करता है, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच में संबंध बताने का काम करता है। बताओ यस या नो। यही क्या करता है, I इक्वल टू NEAVD जो है क्या करता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताने का काम करता है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है। तो देखिए धारा घनत्व हम पहले भी डिस्कस किए थे कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित होने वाले जो धारा होती है, मतलब अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित, अनुप्रस्थ काट के जो है, अरे यार ये क्या हो रहा है बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे सामान्यतः जो है, धारा घनत्व का सामान्यतः जो है वेक्टर J से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर J से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे यहां पे पूछ लिया जाता है कि वेक्टर J इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो यहां पे आप इसको पढ़ो, लिखा है किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत क्या, विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कहां पे, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एकांक क्षेत्रफल पे, एरिया, मतलब क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, एरिया। तो ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको यहां से वेक्टर J इक्वल टू ये भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा, NEVD ये भी फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो आता है हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में
पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि ओम का नियम बताइए। ओम का नियम आपको पूछा जाता है। तो ओम के नियम में आपको ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार यदि सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहता है, सभी के सभी भौतिक अवस्थाएं नियत अगर रहता है, तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, किसी भी चालक है, कोई चालक मान लीजिए है, तो किसी चालक से प्रवाहित जो विद्युत धारा होगा मेरे बच्चों, वो चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होगा ना, उस विभवांतर के साथ सीधे रूप से क्या होती है, तो सीधे समानुपाती होती है। अब आप सपोज मान लीजिए कि माना कि किसी चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर है वो हमारा क्या है, भी है। आरोपित विभवांतर हमारा क्या है, भी है। आरोपित करने पर उस चालक में जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आप देखिए, कोई हमारे पास एक सपोज चालक है, देखिएगा, आपको हम डायग्राम भी बना के दिखाते हैं नीचे में। देखिए सपोज ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, और इस प्रतिरोध में हम विभवांतर जो है आरोपित कर दिए, इस तरीके से आरोपित कर दिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। क्लियर है। अब जब ये आरोपित कर दिए तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा आर प्रतिरोध है, हम यहां से विभवांतर आरोपित किए, तो आरोपित करने के बाद आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब हम किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा क्या है, हमारा आई है, और यही हमारा एक दूसरे के साथ क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई हो जाएगा। अब भी समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो कि आर होता है, तो ये हमारा जो है समानुपाती नियतांक हो जाता है। ये हमारा आर क्या हो जाता है मेरे बच्चों, समानुपाती नियतांक हो जाता है। तो भी बराबर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, आई आर निकल कर आ गया, और यही हमारा जो है ओम के नियम का जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। क्या बता रहे हो, मेरा कोचिंग है, मैं चलता हूँ जी अच्छा, ऋतुराज आपका ट्यूशन है अभी एक, चलो अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक एक बार जरा दबा के शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और शेयर, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। एक क्या लाइक और दूसरा शेयर, ये आपको शेयर करना है। इसमें जो है कम से कम ये डाटा को आप बढ़ा के 20 तक ले जाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपसे पूछा जाता है कि ओम के नियम का जो है सदिश रूप या सूक्ष्मदर्शी रूप प्राप्त करें। आपको हम बताए थे ना, क्योंकि इसका डिटेल में हम आप लोगों को बता रखे थे कि जो इसका सदिश रूप है वो कैसे निकाला जाता है। किसी को याद है ओम के नियम का सदिश रूप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इंटू क्या बताए थे, सिग्मा इंटू कैपिटल ई, जो कि विद्युत क्षेत्र का काम करती है। ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, और यही जो है हमारा क्या हो जाता है, ओम के नियम का सदिश रूप हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे इसी के बाद हमारा आता है विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता या प्रतिरोधकता, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हम आप लोगों को बताएंगे, ध्यान से आप सुनना है उन चीजों को। देखिएगा, आप लोगों को बताए थे जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, किसका, चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट में बताए थे उसके लंबाई पर, उसके लंबाई पर अर्थात लेंथ पर, इसकी लंबाई पर हम बताए थे। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है लंबाई के साथ सीधे समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार का प्रतिरोध R समानुपाती L हो जाएगा। ये पहला पॉइंट में बताए थे। और दूसरा पॉइंट में बताए थे इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल
ये हम आप लोगों को बताए थे। इस क्षेत्रफल से क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा जो हमारे पास किसी चालक तार का प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1/a हो जाएगा। और कल भी बताए थे, इसको जो है समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए, और दोनों समीकरण को आप मिला दीजिए, तो R समानुपाती L/a हो जाएगा। और जब आप ये समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो एक समानुपाती नियतांक आता है, जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो रो L/a निकल कर आ जाता है। अब यहां से अगर आप रो को फ्री करोगे मेरे लाडलो, अगर यहां से आप रो को फ्री करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा मेरे लाडलो, रो इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हमारे पास RA, ये गुना हो जाएगा, तो RA/L निकल कर आ जाएगा। और यही हमारा जो है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यही हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या इसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। बताओ क्लियर हुआ सबका, वेरी गुड। इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो बराबर क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता, सॉरी प्रतिरोधकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां से आपको कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये जो रो निकला है ना विशिष्ट प्रतिरोध, इसका जो है SI मात्रक आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इसका SI मात्रक अगर पूछ लेगा मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और यहां पे ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बटे ये L क्या है, लंबाई है, और लंबाई के लिए भी हम लोग SI मात्रक यूज करते हैं मीटर, तो लंबाई के लिए मीटर यूज करेंगे। अब मीटर से अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो मीटर से मीटर, एक मीटर से एक मीटर इसका कैंसिल हो गया, तो फाइनल में क्या निकल कर आ गया, ओम मीटर निकल कर आ चुका है हमारा जो है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के लिए जो है इसका SI मात्रक निकल कर आ चुका है, ओम मीटर निकल कर आ चुका है। इसको क्या पढ़ोगे, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर निकल कर आ चुका है। क्लियर है सबका, वेरी गुड। चलें आगे बढ़ें फिर उसके बाद। चलिए ये समझ में आ गया ना प्रतिरोधकता के बारे में। आइए आगे देखिएगा, आगे डिस्कस करते हैं। ये कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि गुरुजी कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड बताइए हमें। कलर कोड कई सारे बच्चे जो है पूछ रहे थे, बताओ क्लियर है ना, वेरी गुड। चलें आगे, चलिए देखिए कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड है ये क्या होता है, इसको ध्यान रखना है कि यह सामान्यतः कार्बन जो प्रतिरोध होता है, सामान्यतः प्रतिरोध जो है कार्बन के बने होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने भी प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध किसके बने होते हैं, तो कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं मेरे बच्चों, तो ये जो है किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध किसका बना होता है, आपसे अगर कभी भी पूछ देगा मेरे लाडलो प्रतिरोध किसका बना होता है, तो आपको बताना है कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध है। कार्बन हमारा क्या है, सस्ता मिलता है, सबसे पहला पॉइंट सस्ता, और साथ ही साथ ये जो है आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। आकार में छोटे परास में बड़े होने के कारण, देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकार में छोटे परास में बड़े, आकार में छोटा और परास में बड़ा। देखिए यहां पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ये कार्बन का ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। गुरुजी परास में कैसा होता है, तो बड़े होते हैं। तो बड़े होने के कारण जो है इन्हें कार्बन कोड, इसको जो है
कलर कोड, इन्हें कलर कोड की सहायता से पहचाना जाता है। मतलब सिंपल सा कहने का तात्पर्य यह है कि जो कलर कोड है इसको पहचानने का एक विधि है। किसको? इसको पहचानने का एक जो है विधि है। क्लियर है? इसके लिए जो है एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, R इक्वल टू, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, R इक्वल टू ए बी इंटू सी कॉमा डी, ए बी इंटू सी डी, साथ में आपको ध्यान रखना है एक ओम लगता है। ये जो है फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसी से जो है, ठीक है, वेरी गुड। ये ए बी क्या है? तो सिग्निफिकेंट डिटेल है, ये सिग्निफिकेंट जो है डिजिट्स है। ये क्या है मेरे बच्चों? सिग्निफिकेंस डिजिट्स है। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। देखिएगा अगला जो हमारे पास आता है, अगला आता है प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, क्या बोल रहे हो? चलो वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक बार हाथ खड़ा करो। चलो वेरी गुड। किसी का कोई दिक्कत? किसी को? आज ये पूरा वन शॉट है, आज इस वीडियो में जो है पूरा उसका जो है खल्लास कर देंगे, वन शॉट, ठीक है? चलो सबका क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलो कलर कोड हो चुका मेरे भाई, कलर कोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? आ जाओ अब ध्यान से समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो आपको बताए थे ना कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है। एक को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे को बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। इसका जो है दो तरीके से किया जाता है, एक को बोला जाता है श्रेणी क्रम, दूसरे को बोला जाता है समांतर क्रम। अब देखिए आप लोग के सामने में मान लीजिए आपको प्रतिरोध दे दिया गया है, इस तरीके से प्रतिरोध दे दिया गया है, और एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध के बाद जो है तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार से सीरीज में जोड़ने के लिए दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि जब इसको सीरीज में आप जोड़ दोगे, आप इसको सीरीज में ऐड कर दोगे, ये हो गया हमारे पास R1 R2 R3। आपको पूछा जा रहा है श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन किसका? वो भी प्रतिरोध का। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में मेरे बच्चे क्या हो जाता है, डायरेक्ट इसके लिए क्या किया जाता है, जितना भी प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा हुआ रहता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किसका, यदि हमें श्रेणी क्रम में दिया हुआ है एक के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरे के बाद तीसरा प्रतिरोध, तीसरे के बाद चौथा प्रतिरोध, इस प्रकार से सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, तो इन सभी प्रतिरोधों का जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम सिंपल सा क्या कर देते हैं, एस सीरीज निकालने के लिए हम सिंपल सा सबको एक सीरीज में ही हम भी ऐड कर देते हैं। इसको तीन प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। सपोज अगर ये हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध है, ये भी हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध है, ये भी हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबको एक साथ ऐड कर देंगे, 4 + 4 + 4, और ये हो जाएगा 4 + 4 + 4, हमारे पास कितना ओम निकल कर आ जाएगा, तो 12 ओम निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इसका जो है हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसी में दूसरा नंबर आता है समांतर क्रम। दूसरा नंबर हमारे पास क्या आता है मेरे बच्चों, समांतर क्रम। दूसरा नंबर क्या आता है, समांतर क्रम। दूसरा नंबर क्या आ जाता है मेरे बच्चों, समांतर क्रम आ जाता है, ठीक है ना? तो आइए समांतर क्रम को समझते हैं। समांतर क्रम में जब भी आपसे पूछा जाए ना समांतर क्रम संयोजन, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें,
आपको समांतर क्रम संयोजन में ध्यान रखना है कि जब भी आपको सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए आपको इस तरह से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ के साथ आपको जो है इस तरीके से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 3 प्रतिरोध जो है जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद और भी नीचे में जुड़ा हुआ है, आपको प्रतिरोध जोड़ दिया गया है इस तरीके से, ऐसे, और ये जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, इस तरीके से जो है एक बैटरी के साथ इसको जो है कनेक्ट कर दिया है। अब ये क्या है, हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये हमारा किस क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है, R1 R2 R3। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा कि समांतर क्रम सीरीज में जब भी इसको जोड़ा जाता है, एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के साथ एक दूसरे आपस में पैरेलल है, दूसरा प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध से पैरेलल है, तीसरा प्रतिरोध चौथे प्रतिरोध से पैरेलल होता है। जब एक दूसरे से समांतर क्रम में पैरेलल जुड़े होते हैं ना, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाता है मेरे लाडलो, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1/R1 1/R2 इस प्रकार से इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R2 1/R3। सबको आप ऐसे ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आपको 2 प्रतिरोध दिया जाता है ना, तो 2 प्रतिरोध के कंडीशंस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको जो है चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है, देखिएगा, मान लीजिए सपोज कि आपके पास 2 प्रतिरोध है यहाँ पे, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास इतने सा है, तो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन नहीं देता है। एग्जाम में डायरेक्ट जो है ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ जाएगा मेरे भाई, आपको करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा सॉल्व। आरपी इक्वल टू एलसीएम लोगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1। जब इसको आप पलट दोगे तो RP इक्वल टू निकल कर आ जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 निकल कर आ जाएगा। यही जो है आप लोगों से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ये वाला जो है ऑप्शन में आप लोगों को 2 प्रतिरोध के लिए देखने को मिलता है। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे आ जाइए। आगे लिखा हुआ है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आ चुका है। अगला जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, देखो यहाँ क्या लिखा गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत धारा का जब भी उष्मीय प्रभाव पूछेगा आप लोगों को, तो बताना है कि जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित की जाती है, तो जब भी आरोपित जैसे करेगा ना, कोई भी चालक तार है उसके सिरों पर विभवांतर अगर आरोपित करेंगे ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए आगे बढ़ता है। देखिए, जब भी किसी चालक तार के सिरों पर हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उस चालक तार की जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनों से टकराते हुए आगे बढ़ता है। और इसी टक्कर के कारण, जब दोनों एक दूसरे से टकराएगा ना मेरे भाई, तो इसी टक्कर के कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में हो जाता है। जितना भी एक दूसरे को टक्कर मारेगा, तो टक्कर के दौरान जो हमारे पास कौन सा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, विद्युत ऊर्जा जो है बदल जाता है किसमें, उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। यही उष्मा ऊर्जा में जो बदलता है, और साथ ही साथ जैसे देखिए विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा बदल गया उष्मा ऊर्जा में, अब उष्मा आ गया तो ऑटोमेटिक है कि चालक हिट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि साथ ही साथ चालक जो है गर्म हो जाता है, और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। बताओ क्लियर हुआ, यस या नो? ठीक है। और इसी से रिलेटेड जूल संबंधी नियम में आप लोगों से पूछा जाता है कि जो जूल संबंधी नियम होता है मेरे बच्चों, जूल संबंधी नियम में आप लोगों से पूछा जाता है कि H बराबर I स्क्वायर RT, ये जो है फॉर्मूला आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें सारा वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना? बताओ किसी को कोई दिक्कत? H बराबर I स्क्वायर RT जो है जूल संबंधी, उष्मीय संबंधी जूल के नियम में हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें आगे, वेरी गुड।
तो लोग क्लास को शेयर किया करो ईमानदारी से यार, क्लास को लाइक करो, सबसे पहले दबा के लाइक करो, साथ ही साथ शेयर करो। देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ये बात याद रखना हमेशा, संघर्ष आपको करना होगा। आप अगर चाहते हैं कि हमें 12th में अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे अगर भागते रहोगे ना तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता है, आपको टाइम देना होगा। आप ये चीज मान लो कि जिन चीजों में हम अपना 100% देंगे तो वो काम हमारा 100% सक्सेस होगा। अगर आप किसी काम में 100% अपना नहीं दे रहे हो तो आप समझ लो कि आप उसमें पीछे जा रहे हो। तो इसीलिए आपको टाइम देना पड़ेगा मेरे लाडलो, ये ध्यान रखना, टाइम सबसे बड़ी चीज है, टाइम सबसे बड़ी चीज है। आपको ये चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप इस पूरे सीरीज को देखिए, आपको जितना भी ये पार्ट वाइज पढ़ाया हुआ है ना, 13-14 पार्ट आप लोगों को, आई थिंक 11 से 12 पार्ट हो चुका है इस चैप्टर का सिर्फ, और ये इस 12 चैप्टर का एक निचोड़ है। इसमें हम डायरेक्ट आपको इसमें फॉर्मूला बता दिए, लेकिन ये जो चैप्टर वाइज दिया गया है ना उसमें इसको कैसे निकाला गया है ये बताया गया है। लेकिन आपके एग्जाम में जो है ना निकालने के लिए पूछेगा तो आप उसके लिए जो है आपको सीरीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका यहां से जो है कंप्लीट हो जाएगा। बताओ क्लियर है? तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। ये आओगे जाओगे, आ रहे हो फिर जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, तो इस कंडीशंस में क्या होगा पता है? आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप से पूछो कि क्या आप 100% अपने काम को दे रहे हो, यस या नो? ठीक है, तो आप इसमें जो है अपने आप को 100% देना सीखो सबसे पहले तो, ठीक है। बायोलॉजी का क्लास कब स्टार्ट होगा? बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी वाला भी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन लेना है नहीं, आप बस मेहनत करते रहो और आप अपने आप से पूछो कि क्या हम फिजिक्स में 100% दे रहे हैं। आपका जवाब अपने अंदर से आना चाहिए, यस गुरुजी। अगर आप 100% दे रहे हो मेरे साथ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता है, आपको टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी परिपथ में विद्युत धारा के सतत प्रवाह को, कोई भी परिपथ है उस परिपथ में विद्युत धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो स्रोत द्वारा किया गया कार्य है मेरे बच्चों, वही हमारा क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। बताओ क्लियर हुआ, यस या नो? वही हमारा विद्युत ऊर्जा हो जाता है। क्या हो गया? चल तो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? साउंड वगैरह हाँ ठीक है, चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो है हमारा क्या होता है? विद्युत धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो है स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य है W, यही हमारा क्या हो जाता है? हमारा विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा जो है I² RT के रूप में संचित हो जाता है। W बराबर I² RT के रूप में संचित हो जाता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे हम बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो आपको बताए थे 3.6 × 10⁻⁶ जूल। कितने लोगों को ये याद है? 6 जूल होता है। ये कितने लोगों को याद है? ये जरा यस या नो में कमेंट करके बताओ, क्या ये आप लोगों को याद था? यस या नो? उसके बाद आता है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति याद रखना है कि किसी परिपथ में
विद्युत धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखने में जो किया गया कार्य होता है वो कार्य, या नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से भी याद रख सकते हैं, कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात P बराबर W/T। बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, खेल खत्म। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसमें और बाकी कुछ नहीं है। बताओ क्लियर हुआ? अब आपसे पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति, यहां देखिए ये वाला था ऊर्जा, यहां था हमारा विद्युत ऊर्जा, और ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, लेकिन यहां हमारे पास क्या आ गया, विद्युत शक्ति आ गया। और विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है मेरे लाडलो, विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। क्लियर है? बताओ विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाता है, तो वाट हो जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, या नहीं तो आप यहां से भी डायरेक्ट फ्री करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आइए आगे आते हैं। अगला आता है सेल का सिद्धांत। अब आ जाओ, ये थ्योरी ऑफ सेल क्या होता है, सेल का भी सिद्धांत होता है। देखिए सेल का सिद्धांत होता है क्या, उसके बारे में आइए समझते हैं। पहले तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुका है, अभी देखिएगा। अरे क्या कर रहा है, चल रहा है, छोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या है, सेल का थ्योरी क्या होता है मेरे बच्चों, यह एक विद्युतीय युक्ति है। यह क्या है, हमारा एक विद्युतीय युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखता है। यह जो है सेल का जो थ्योरी है, सेल का सिद्धांत है, यह क्या बोलता है कि यह एक विद्युतीय युक्ति है जो क्या करता है, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखता है। साथ ही साथ आपको पता है कि विद्युत धारा के जो सतत प्रवाह होते हैं उसको बनाए रखने में मदद करता है। अब यहां पे एक वर्ड आता है सेल। सेल क्या होता है, तो सेल देखिएगा, एक होता है सेल और एक होता है बैटरी। दो चीजें होता है, तुम वहां कुछ मत करो, छोड़ दो। एक होता है सेल और दूसरा होता है क्या, बैटरी। देखिए सेल क्या होता है, तो एक सिंगल सेल, ये हमारा हो जाता है सेल। ये हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, ये हमारा होता है, इसको आप बोलोगे सेल। लेकिन सेलों का जो समूह होता है ना, उसको कहा जाता है बैटरी। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो सेल को जो है दो भाग में बांट दिया गया है। ये जो सेल होता है ना, सेल, दो चीजें बताए, एक सेल और एक बैटरी। सेल होता है सिंगल ऐसे, लेकिन बैटरी आपसे पूछेगा तो बैटरी ये वाला होता है, देखिए इस तरीके से। मतलब कई सारे सेल मिलने के बाद जो है बनता है बैटरी। ये बैटरी हो गया, ये सेल हो गया। अब जो ये सेल होता है ना मेरे बच्चों, सेल को दो भागों में बांट दिया गया है। सेल को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है प्राथमिक सेल, जिसको प्राइमरी सेल बोला जाता है। ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक सेल होता है, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। इसे आवेशित नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राथमिक सेल होते हैं ना, प्राथमिक सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। इसका फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, डेनिशियल सेल, लेक्वांसे सेल, ये सारा सेल जो है ऐसा सेल होता है जिसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, दूसरा नंबर आता है
दूसरा नंबर आता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है मेरे बच्चों? ऐसा सेल जो पहले विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करता है। जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में पहले वो संचित करता है, और संचित करने के बाद पुनः आवश्यकता अनुसार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी को कहा जाता है द्वितीयक सेल। इसी को क्या कहा जाता है? द्वितीयक सेल कहा जाता है। और इसे जो है पुनः आवेशित किया जाता है। इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पिछले वाले सेशन में हम बताए भी थे। क्या बताए थे? कि हम लोगों के पास जो माइक है ना, इस माइक में जो बैटरी लगा हुआ है, ये चार्जेबल बैटरी होता है। ये कौन सा बैटरी होता है मेरे बच्चों? चार्जेबल बैटरी है। तो इसको जो है हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करना पड़ता है हमको इसको, ठीक है ना। तो इसी बात पे हम जो है बैटरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी हमारा जो है खत्म होने वाला है। तो ये देख पा रहे हैं बैटरी, ये हमारा कौन सा बैटरी हो जाता है? चार्जेबल बैटरी हो जाता है। क्लियर है? 1 मिनट रुकिएगा, बैटरी चेंज करेंगे हम। ठीक है, अब साउंड आ रहा होगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा कौन सा सेल हो जाता है मेरे भाई? जो जिसको हम चार्ज कर सकते हैं वो हमारा हो जाता है द्वितीयक सेल। याद रखिएगा कि जितने भी सेल को हम फिर से चार्ज कर सकते हैं, जिसको फिर से आवेशित कर सकते हैं, वो हमारा द्वितीयक सेल हो जाता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, सीसा संचायक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। बाकी ईटीसी आप इसमें डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो अपने पास आता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताए, पहले भी बताए थे कि जब सेल से ना तो धारा ली जाए, जब सेल से ना तो धारा ली जाए और ना ही सेल को धारा दी जाए, तो सेल के प्लेटों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है, कौन सा? अधिकतम विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं मेरे बच्चों? विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे जो है ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या नहीं तो इसको एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बताओ, क्लियर हुआ? यस या नो? इसको जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए करते हैं? तो इसको जो है हम लोग एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं। एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, W/Q होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। बढ़े आगे, चलिए आगे आ जाइए। आगे आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम, आइए अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या होता है मेरे बच्चों। किरचॉफ का नियम, या इसको किरचॉफ का भी नियम बोला जाता है। एक्चुअल में आपको पता है कि किरचॉफ का नियम हमें जरूरी ही क्यों पड़ा? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरीके के परिपथ होते हैं, एक सरल परिपथ और एक होता है जटिल परिपथ। तो जटिल परिपथ, जितने भी सरल परिपथ है ना, सरल परिपथ को हम ओम के नियम से उन सभी से हम जो है उसको हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। लेकिन जितने भी जटिल परिपथ होते हैं ना, जटिल परिपथ, तो जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दे दिए। किरचॉफ का नियम अगर आपसे पूछेगा कि क्यों आया, तो आपको बताना है मेरे बच्चे कि किरचॉफ के नियम देने का मुख्य रीजन इतना सा है कि इन किरचॉफ के नियमों से जटिल परिपथों को सॉल्व किया जाता है। तो जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए? तो 2 नियम दिए मेरे बच्चे। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। पहला नियम क्या है? तो किरचॉफ का पहला नियम को कई सारे नाम से हम लोग जानते हैं। क्या क्या? कई सारे नाम से जानते हैं।
पहला किरचॉफ का पहला नियम ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही साथ इसको बिंदु नियम भी बोला जाता है। कौन सा नियम बोला जाता है मेरे लाडलो? इसको जो है बिंदु नियम भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको संधि नियम भी बोला जाता है। कौन सा नियम? संधि नियम भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको धारा नियम भी बोला जाता है। वाह गुरुजी, कमाल की बात है। तो इतने सारे नियम है इसका। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद रख लेना है कि किनको क्या बोला जाता है। अब आइए, अगर आप इन नामों को याद रख लेते हैं तो आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। आपको पूछ देगा कि धारा नियम क्या है, आप तो रट के गए हो किरचॉफ का नियम, आप पूछ दिया धारा नियम। आपको पता होना चाहिए ना कि किरचॉफ के प्रथम नियम को ही धारा नियम कहा जाता है, उसी को संधि नियम कहा जाता है, उसी को बिंदु नियम भी कहा जाता है। यस या नो? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये किरचॉफ का पहला नियम बोलता क्या है उसके बारे में समझिए। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, चालकों के किसी जाल में, चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, वो बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे बच्चों? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और यही हमारा धारा नियम बोलता है। अब गुरुजी हमें कुछ नहीं समझ में आया, सपोज मानो हमें कुछ नहीं समझ में आया, आ जाओ ध्यान से समझाते हैं। देखो ये पॉइंट है, इस पे धारा आ रहा है, इस पे भी धारा आ रहा है, इस पे भी धारा आ रहा है, इधर से निकल भी रहा है ऐसे। अब ये धारा हमारा I1 है, ये धारा हमारा I2 है, ये धारा हमारा I3 है, और ये जाने वाली धारा हमारा I4 है, ये धारा हमारा I5 है। इस प्रकार से 3 धाराएं आ रही है और 2 धाराएं हमारा निकल रही है। 3 धारा आ रही है और 2 धारा निकल रही है। तो अब इन सभी किसी चालक जाल में जो मिलने वाली धारा है, इस बिंदु पर जितने भी धाराएं मिल रही है यानी इससे निकल रही है, उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य बस इतना सा है मेरे बच्चों कि I1 प्लस I2 प्लस I3, जाने वाली धारा को हम निगेटिव में लेते हैं तो I4 माइनस I5 बराबर होना चाहिए हमारा 0। और यही इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो हम सिग्मा I इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देंगे 0 होना चाहिए। यही हमारा इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला है। या नहीं तो आप इसको एक चीज और लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5 के साथ। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीनों चीजों का कहने का मतलब एक ही है, तीनों का सभी का बीजगणितीय योग 0 होगा। बताओ क्लियर हुआ? यस या नो? तो ये हमारा हो जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। ये हमारा क्या हो जाता है मेरे बच्चों? किरचॉफ का प्रथम नियम हो जाता है। ठीक है ना? चलें आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस संरक्षण, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है, आधारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़े आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है किरचॉफ का सेकंड नियम। अगला आता है क्या मेरे बच्चों? किरचॉफ का सेकंड नियम। इसी को किन किन नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसी को लूप नियम भी कहा जाता है, इसी को पास नियम भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसी को हम लोग वोल्टेज नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं मेरे बच्चों? इसी को साथ के साथ हम लोग वोल्टेज नियम भी कहते हैं। अब ये नियम होता क्या है गुरुजी? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसमें? किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध होंगे, तो उन प्रतिरोधों का जो संगत धारा है, संगत धारा के गुणनफलों का जो योग है
उसी परिपथ में आरोपित कुल विद्युत वाहक बल के साथ क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना सा है कि सिग्मा सिग्मा संगत धारा और प्रतिरोध, संगत धारा को I से लेंगे, अब प्रतिरोध को R से लेंगे, तो ये हो गया I इंटू आर, दोनों का गुणनफल बोला है। आपको जो जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ना मेरे भाई, आप सिर्फ और सिर्फ वही काम करो। बोला जा रहा है स्टेटमेंट में किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ले लिया R, साथ ही साथ संगत धारा, तो प्रतिरोध का संगत धारा क्या होगा, I होगा, तो I इंटू आर, दोनों को गुणनफल बोला है, तो गुणनफल में दोनों को गुना कर दिए, तो उसका योग, ये हम सिग्मा इसलिए लगा दिए हैं ताकि दोनों का योग हो जाए, वो दोनों का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, योग हो जाएगा। तो सिग्मा हो जाएगा सिग्मा I इंटू आर, अब बराबर क्या बोला है, परिपथ में आरोपित, क्या बोला है ध्यान से समझिएगा, परिपथ में आरोपित कुल, यहां पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है कुल, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल वर्ड जैसे लगा तो हम इधर भी सिग्मा का प्रयोग करेंगे। अब विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, अर्थात यही हमारा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है, इसी के ये दोनों एक दूसरे से बराबर होता है। क्लियर है। साथ ही साथ ये भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यह नियम जो है, यह नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह जो है नियम आधारित होता है। बताओ क्लियर हुआ, यस या नो? एक बार दबा के शेयर कर दो यार, तू लोग क्या कर रहा है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं। अब दूसरा काम शेयर, एक बार जरा दबा के क्लास को शेयर करो और फटाफट सेशन को लाइक करो, ठीक है। देखो, थैंक यू मेरे बच्चे। आप अगर इसी जुनून और जज्बे के साथ अगर क्लास अटेंड करते रह गया ना, तो फिर एग्जाम में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इतना सा मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरा पढ़ाने का तरीका ये आप खुद जानते हो। अब ऋतुराज थैंक यू बाबू, बोलो इसका बोल रहा है कि सर हम इंग्लिश के क्लास में हैं और फिजिक्स का क्लास कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे बच्चे, इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई करते रहना, बस टॉप करके दिखलाएंगे हम, आपके साथ हैं हम, आपके साथ साथ चलेंगे हम, और टॉपर बनने तक साथ नहीं छोड़ेंगे। बस आप ईमानदारी से एक बार लाइक कर दो और शेयर करके आ जाओ, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में है हर जगह दबा के क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस दिव्या कुमारी, चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया ना चीजें? आजा आगे बढ़ते हैं। आगे आता है किरचॉफ के नियम से ही रिलेटेड है ये। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्यूटस्टोन सेतु, अच्छा आप लोगों से पहले एक क्वेश्चन है कि ये जो व्यूटस्टोन सेतु है ये एक्चुअल में होता क्या है? कोई बताएगा क्या होता है? तो हमें पता है कि आप गुरुजी हमें बता चुके हैं, व्यूटस्टोन जो सेतु होता है ये क्या होता है। तो इससे जो है इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, सहायता से क्या की जाती है? तो अज्ञात, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किए जाते हैं। इसकी सहायता से क्या किया जाता है मेरे बच्चे? अज्ञात प्रतिरोध क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? किया जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि व्यूटस्टोन सेतु क्या होता है, तो आपको बताना है कि यह एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, या जो है किरचॉफ के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, किरचॉफ के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है
जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसीलिए व्हीटस्टोन सेतु जो है दिया गया है। क्लियर है। अब इसका जो अगर आप डायग्राम देखोगे ना, इसका डायग्राम कुछ आप लोगों को बताए भी थे, इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना होता है ये डायग्राम। इसका डायग्राम आप देखोगे तो इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। आप बीच में हर जगह प्रतिरोध लगा होता है। मेरा देख नहीं लगा हुआ है, अच्छा अभी लगा देते हैं। यहाँ देखो, एक इस जगह लगा देते हैं प्रतिरोध, एक इस जगह लगा देते हैं और एक इस जगह लगा देते हैं, ऐसे। तो प्रतिरोध जुड़ा होता है। अरे यार गजब कर दिया ये तो, देख रहा है। अरे कालिया देख, गजब कर रहा है। इस तरीके से प्रतिरोध जोड़ दिए हम। अब कितना प्रतिरोध हो गया, 4 प्रतिरोध हो गया। कितने प्रतिरोध हो गया, 4 प्रतिरोध हो गया, P Q एंड R एंड S। अब इसको जो है जोड़ दिया किसी कनेक्ट से, बैटरी की मदद से इसको जो है जोड़ दिया गया। वैसे मेरा जोड़ा हुआ भी गलत हो गया कि नहीं हुआ रे मेरे बच्चों। तो ये जो है ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, मैनेज कर लेना तो लोग, ठीक है। तो ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। ये वाला कौन सा प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो इसी प्रतिरोध को निकालने के लिए हमें जो है व्हीटस्टोन सेतु दी गई है। अब इसको कैसे निकाला जाता है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि P/Q, जो P है ना ये Q के साथ बटे में लिखना है। अब बराबर ये जो R है ना, इसको R को S के साथ बटे में लिखना है, मतलब R/S, ये आपको लिखना है। अब हमें किसको निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध। ये 3 प्रतिरोध हमें दिया रहता है। 3 प्रतिरोध क्या होते हैं, दिए रहते हैं। और जो है हमें क्या निकालने बोला जाता है, तो अज्ञात प्रतिरोध S निकालने बोला जाता है। तो S जब भी निकालने बोला जाए मेरे भाई, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RQ/P। बस ये फॉर्मूला इसका जो है हो जाता है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला व्हीटस्टोन सेतु के लिए हो जाता है। बाकी बनावट वगैरह हम आप लोगों को बता रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, एक आता है छोटा सा मीटर सेतु। एक छोटा सा आता है मीटर सेतु। मीटर सेतु भी क्या करता है, तो उसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, मीटर सेतु के भी माध्यम से। क्लियर है ना। उसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं विभव मापी के ऊपर। अच्छा, विभव मापी क्या होता है, विभव मापी क्या होता है, तो इसकी सहायता से क्या हो जाता है वेरी गुड। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि विभव मापी में जो भी होता है ना, उसके लंबाई के साथ सीधे समानुपाती होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यही है यहाँ पे इसका जो है, इसी के बेस के आधार पर न्यूमेरिकल बनता है। बाकी आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं ना, तो पूरा का पूरा थ्योरी, सिद्धांत, सारा चीज जो है आपको जो पार्ट वाइज वीडियो दिया गया है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। अब बताओ, किसी का कोई सवाल हो तो फिर पूछो। एक घंटा से ऊपर हो गया क्लास। ये पूरा का पूरा वन शॉट था, हम पूरा स्पीड में खींचे और जो है एक एक चीजें को डिटेल में लेके चले। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन रह गया तो फिर पूछो, अन्यथा लव यू टू, ठीक है। लव यू मेरे भाई। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो एक क्या बोल रहा था, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे भाई,
लेकिन जिंदगी जियो इस प्रकार कि मिसाल बन जाए। मिसाल समझ रहे हो ना? अब मिसाल बनाने के लिए अपने अंदर में जो है ना आग जलाना पड़ता है, आग एकदम उत्पन्न करना पड़ेगा। तो है आप लोगों के अंदर में आग? फायर है? फायर है तू लोग रे? बताओ तो तू लोग फायर है? अबे क्या कर रहा है तू लोग? फायर है तो फायर जरा एकदम टाइप करके भेज दो तू लोग, फायर है कि नहीं है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा, पता है इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा कल। कल शाम में जोड़ना है सबको, और कल जो है ऑब्जेक्टिव का गर्दा छोड़ाते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव का गर्दा छोड़ाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना कि विभव मापी में क्या होता है। तो जो चालक तार होता है ना, चालक तार, अरे भाई रे, ठीक है, विभवांतर, क्या कमेंट में क्या बोल रहा है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो विभवांतर होती है, विभवांतर चालक तार के लंबाई, उन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई के साथ सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बताओ, ये पूरा का पूरा हमारा जो है सारा कंप्लीट हो गया। अब इसका पीडीएफ, ये जितना भी पीडीएफ है ना, आप लोगों को पता है ये सारा पीडीएफ है। देखो ये सारा देख रहा है, तो एकदम टाइपिंग किया हुआ है, देख रहा है एकदम पूरा। ये देखो एक एक टाइपिंग किया हुआ है। ये पीडीएफ तुम लोगों को फ्री में मिल जाएगा, पता है। ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना, ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। लेना चाहते हो? एक बार यस नो में कमेंट करो। ये पीडीएफ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है रे बच्चा? उसके लिए एक काम करना पड़ेगा तू लोगों को। ये पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएगा, लेकिन कैसे? देख रहा है सारा एकदम एक एक टाइपिंग किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तू लोग चेक करना। क्या चेक करेगा रे लड़का? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। वहां पे TELEGRAM टेलीग्राम का लिंक होगा। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। ये पूरा जो टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फ्री फ्री फ्री, आ जाओ सब कोई आ जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलने वाला है चैप्टर 3 का। किसका? चैप्टर नंबर 3 का। जितने भी चैप्टर नंबर 3 है ना मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का एक टाइपिंग किया हुआ सीक्वेंस में पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। लेकिन आपको बस करना क्या है? टेलीग्राम चैनल, नीचे इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यस या नो? एक बार हाथ खड़ा करो, मजा आया कि नहीं आया? अब इसी बात पे लाइक कर दो यार, दबा के लाइक करो। इसी बात पे जो है लाइक कर दो, और 2 काम करना ही है। एक शेयर कर दो, अब इच्छा हो जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। और उससे भी और इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा में लेके चलिए। और वो दिशा कौन सा है? तो टॉपर बनने की दिशा है वो। बाकी जब टॉपर वेरिफिकेशन होगा ना, तो वहां पे हम आप लोगों को दिखाई पड़ने वाले हैं। बोलो यस या नो, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? तो चलें इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास काफी लंबा हो चुका है। क्लास को दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि ये जो है ना, ये जो अभी आप पाठ है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामबाण सीरीज है ये। अपने सभी दोस्त को आप एक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा मेरे खातिर, क्योंकि ये वीडियो अगर कुछ भी वो बच्चा नहीं पढ़ा है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को सेंड कर दीजिए उसके पास,
और बोल दीजिएगा कि ये चैप्टर 3 का वन शॉट है, इसमें सर पूरा चीज डिस्कस किए हुए हैं। एक बार आप उसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आप अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।